Hello and namaste everyone. Welcome back to my channel Let's Decode Law. This is Mansi and without any delay let us start with our lecture 4 of competition law. आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं that is anti competitive agreement. So let us start with our lecture and before that let us take a quick recap of हमने कल के लेक्चर में क्या पढ़ा था. हमने कुछ important definition से start किया था. So let us first see those definitions. Here it is. Important definitions में हमने सबसे पहले देखा था कि acquisition क्या होता है, राइट? तो acquisition मतलब एक एंटरप्राइज जब दूसरे एंटरप्राइज के शेयर्स, वोटिंग राइट्स, असेट्स, मैनेजमेंट, कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट और कंट्रोल ओवर असेट्स जब एक्सरसाइज करती है, ऑब्टेन करती है, अक्वायर करती है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, उसे एक्विजिशन बोलते हैं हम लोग. नेक्स्ट कम्स दैट इज अग्रीमेंट. क्या होता है, राइट? जब दो या दो से ज्यादा लोग किसी भी अरेंजमेंट, अंडरस्टैंडिंग या कॉन्सर्ट, भले ही फिर वो राइटिंग में हो या फिर इनफॉर्मल हो या फिर वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो या फिर ना हो, उसे हम लोग अग्रीमेंट बोलते हैं. नेक्स्ट कम्स दैट इज कार्टेल. दैट इज एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स, सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स. ठीक है. नेचर ऑफ कार्टेल क्या रहता है? प्राइसेस को कॉम्पिटिटिव लेवल से ज्यादा रेस करना, which causes injury to consumers and to economy, right? Higher prices, poor quality, less or no choice for goods or services, ये सब कार्टेल का नेचर है. दैट इज कार्टेल्स तीन तरीके के होते हैं: इंपोर्ट कार्टेल, एक्सपोर्ट कार्टेल, इंटरनेशनल कार्टेल, राइट? नेक्स्ट, कार्टेलाइजेशन. कुछ ऐसी कंडीशंस जिसकी वजह से कार्टेलाइजेशन होता है वो हमने देखा था. नेक्स्ट, कंज्यूमर की डेफिनेशन देखी थी. दो चीजें थी इसमें, गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों के पर्सपेक्टिव से. एंड कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में भले ही ये गुड्स या सर्विसेज, गुड्स आपने बाय किए हो फॉर कंसिडरेशन, ये सर्विसेज हायर या अवेल की हो फॉर कंसिडरेशन, भले पर्सनल यूज के लिए की हो या कमर्शियल यूज के लिए हो, दोनों भी केसेस में आप कंपटीशन एक्ट 2002 के अंडर इस चीज को एक्सरसाइज कर सकते हैं. ठीक है. अनलाइक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है? जितने भी सोवरेन फंक्शंस होते हैं गवर्नमेंट, ऐसी सारी एंटरप्राइजेस जो ऐसी एक्टिविटीज करती है जो गवर्नमेंट के सोवरेन फंक्शंस करते हैं, वो सब इसमें इंक्लूड नहीं होते. जो भी नॉन सोवरेन फंक्शंस वाली एक्टिविटीज होती है वो सब इंक्लूड होती है इसमें. नेक्स्ट कम्स दैट इज गुड्स. का मतलब क्या होता है? तो गुड्स की डेफिनेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, क्या क्या इंक्लूड होता है, ये सब बताए. देन रेलेवेंट मार्केट दो बेसिस पे होते हैं: रेलेवेंट जियोग्राफिक मार्केट एंड रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट, राइट? देन सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूड होता है वो सब हमने देखा था. सो दीज वर आर डेफिनेशंस. लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट. ठीक है. अब सबसे पहले एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट, इस टर्म का मतलब क्या समझ में आता है, राइट? जब भी कंपेटिटर्स ऐसा कोई अग्रीमेंट करते हैं जिसके वजह से कंपटीशन जो है उसको कंपटीशन रेस्ट्रिक्ट होता है, कंपटीशन को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, कंपटीशन को होने से रोकने की कोशिश करते हैं, राइट? उसे हम बोलते हैं एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट अंडर सेक्शन 3 ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002. सो क्या डेफिनेशन दी उन्होंने एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट की? कि नो एंटरप्राइज और एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइजेस और पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्संस shall enter into any agreement in respect of production, supply, distribution, storage, acquisition or control of goods or provision of services which causes or is likely to cause an appreciable adverse effect on competition. समझ गया? समझाते हैं. कोई भी एंटरप्राइज या फिर एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइजेस, कोई एक सिंगल एंटरप्राइज या फिर एक से ज्यादा एंटरप्राइजेस एक साथ, कोई भी अकेला पर्सन या फिर एक से ज्यादा लोग एक साथ, ठीक है, कोई भी ऐसे अग्रीमेंट में एंटर करते हैं. ठीक है. वो अग्रीमेंट किसके रिस्पेक्ट में होता है? वो अग्रीमेंट प्रोडक्शन के लिए होता है, सप्लाई के लिए होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, स्टोरेज के लिए होता है,
अक्विजिशन के लिए होता है, या फिर गुड्स या फिर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज को कंट्रोल करने के लिए होता है, जो कि कॉज करता है या फिर लाइकली टू कॉज एन अप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। ठीक है, और ऐसे अग्रीमेंट का कंपटीशन के ऊपर एक खराब असर होता है, खराब इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से कंपटीशन जो है वो टैम्पर होता है, कंपटीशन रेस्ट्रिक्ट होता है। तो ऐसा अग्रीमेंट जो है उसे एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट बोलते हैं। और कोई भी एंटरप्राइज एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज, कोई भी पर्सन एसोसिएशन ऑफ पर्सन अगर ऐसे अग्रीमेंट में एंटर करते हैं तो उसे हम लोग वॉइड बोलेंगे, वॉइड एब इनिशियो, दैट इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। ठीक है, सो सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 further declares that any anti-competitive agreement within the meaning of section 3 subsection 1 shall be void। कोई भी ऐसा एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट जो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में बताया है उस हिसाब से अगर होता है तो वो वॉइड रहेगा। ठीक है, देन सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? प्रोवाइड्स दैट फॉलोइंग काइंड्स ऑफ अग्रीमेंट्स एंटर्ड इनटू बिटवीन enterprises or association of enterprises or persons or association of persons or practice carried on or decision taken by any association of enterprises or association of persons including cartels engaged in identical or similar goods or services which, अब उन्होंने क्या बोला है कि कोई भी ऐसा अग्रीमेंट, ठीक है, ये जो नीचे दिए हुए ये जो 4 नीचे दिए हुए अग्रीमेंट है, राइट, कोई भी इनमें से कोई भी अग्रीमेंट, ठीक है, कोई भी एंटरप्राइज या फिर एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज, कोई भी पर्सन या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो है, ठीक है, इनमें से कोई भी अग्रीमेंट करता है या फिर इनमें से कोई भी प्रैक्टिस कैरी ऑन करता है या फिर ऐसा कोई भी डिसीजन लेता है, ठीक है, इंक्लूडिंग कार्टेल्स, ठीक है, जो कि राइट, और ऐसा अग्रीमेंट क्या करता है, क्या करने के लिए उन्होंने अग्रीमेंट बनाया, ऐसा अग्रीमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिटरमाइन करता है परचेस या सेल प्राइस को। ऐसा अग्रीमेंट, ठीक है, जो कोई भी एंटरप्राइज या एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज ने किया है, कोई भी पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्संस ने किया है, कोई भी ऐसी प्रैक्टिस उन्होंने कैरी ऑन किया या फिर कोई भी ऐसा डिसीजन लिया है एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज या एसोसिएशन ऑफ पर्सन ने, जिसके वजह से वो लोग जो भी गुड्स या सर्विसेज है उनकी परचेस या सेल प्राइस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, तो उसे हम लोग डीम्ड एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट मानेंगे। नेक्स्ट, वो लोग लिमिट करते या फिर कंट्रोल करते किसको? प्रोडक्शन को, सप्लाई को, मार्केट को, टेक्निकल डेवलपमेंट को, इन्वेस्टमेंट को, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज को। अगर लिमिट या कंट्रोल करते हैं इन सब चीजों को तो उसे भी हम लोग डीम्ड एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट बोलेंगे। then shares the market or source of production or provision of services by way of allocation of geographical area of market or type of goods or services or number of customers in the market or any other similar way। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि थर्ड पॉइंट में अगर वो लोग मार्केट शेयरिंग करते हैं, मार्केट शेयरिंग मतलब क्या? जियोग्राफिकल एरिया के बेसिस पर अपना एक मार्केट सेट कर लेना या फिर गुड्स के बेसिस पर, सर्विसेज के बेसिस पर। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा होगा कि ये जो गैस एजेंसीज रहती है, राइट, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पर्टिकुलर एरिया, बहुत बार ऐसा पर्टिकुलर एरिया वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि इस एरिया में गैस सिलेंडर्स मैं सप्लाई करूंगा, उस एरिया में तुम सप्लाई करना। तो ये क्या हुआ, उन्होंने एरियाज बांट लिए, ठीक है, जियोग्राफिकल एरियाज जो है वो लोग बांट लेते हैं, राइट। तो जिस भी एरिया में जिसका भी ज्यादा प्रोडक्ट बेचा जाता है वो एरिया में वो मोनोपोली क्रिएट कर लेता है, वो एरिया को वो लीड कर लेता है, ठीक है। तो उसे हम लोग बोलते हैं मार्केट शेयरिंग। चाहे वो आप जियोग्राफिकल एरिया के बेसिस पर करो, आप प्रोडक्ट के बेसिस पर करो, आप सर्विसेज के बेसिस पर करो या फिर कस्टमर के बेसिस पर करो। जैसे बहुत बार होता है ना कि एक कोई दुकानदार होता है, जिस एरिया में उसकी दुकान होती है, उस एरिया के जो लोग रहते हैं उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उसी की दुकान पे जाके वो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, ठीक है। वैसे अगर और कोई वैसी सिमिलर दुकान खोल रहा है तो उसको बोलेगा कि मेरे एरिया में मत आ, दूसरे एरिया में जाके खोल दुकान, राइट। तो ये क्या हो जाता है, मार्केट शेयरिंग हो जाता है, राइट। देन नेक्स्ट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिजल्ट्स इन बिड रिगिंग और कोल्यूसिव बिडिंग। अगर कोई बिड रिगिंग या कोल्यूसिव बिडिंग करता है, राइट, तो ये सारी चीजें जो है इनको डीम्ड एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट माना जाएगा। शैल बी प्रिज्यूम टू हैव एन अप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन, ठीक है, इनको माना जाएगा कि इनका
अप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन है एंड ये डीम्ड एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट है। राइट, तो अब हमने ऊपर भी देखा था कि बिड रिगिंग या कोल्यूसिव बिडिंग क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं, बिड का मतलब होता है ऑक्शन। ठीक है, बिड का मतलब क्या होता है, ऑक्शन। जब किसी पर्टिकुलर चीज के लिए मल्टीपल बायर्स होते हैं और उन बायर्स में से सबसे ज्यादा पैसे जो बायर देगा, सबसे ज्यादा बोली जो बायर लगाएगा, राइट, उसे वो हम वो पर्टिकुलर चीज उस बायर को देते हैं जो सबसे ज्यादा पैसे देने को तैयार है। उसे हम लोग बिड बोलते हैं, दैट इज ऑक्शन हो गया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एंड रिगिंग का मतलब क्या होता है, रिगिंग का मतलब होता है किसी चीज को डिसऑनेस्टली मैनिपुलेट करना। ठीक है, अपने हिसाब से रिजल्ट लाने के लिए उस चीज को मैनिपुलेट करना, डिस्टॉर्ट करना, राइट, उसे हम लोग बोलते हैं रिगिंग। तो बिड रिगिंग मीन्स an agreement between the enterprises or persons which has the effect of eliminating or reducing competition for bids or adversely affecting or manipulating the process for bidding. बिड रिगिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई भी अग्रीमेंट जो एंटरप्राइज करती है या फिर पर्सन्स करते हैं जिसका इफेक्ट ये होता है कि उससे कंपटीशन एलिमिनेट होता है, मतलब खत्म होता जाता है, या फिर कंपटीशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, कंपटीशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है फॉर बिड्स। ठीक है, जो भी ऑक्शन होता है या जो भी बिड्स होते हैं उसके लिए, एंड वो एडवर्सली इफेक्ट करता है, मैनिपुलेट करता है जो भी बिडिंग की प्रोसेस है, जो भी ऑक्शन की प्रोसेस है उसको। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने देखा है कि बहुत सारे गवर्नमेंट टेंडर्स निकलते हैं। ठीक है, एंड वो जो गवर्नमेंट टेंडर्स निकलते हैं उसके लिए मल्टीपल बायर्स होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऐसे देख ले कि 5 बायर्स बायर्स गए, फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कोई गवर्नमेंट टेंडर निकला है, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट निकला है जो गवर्नमेंट देने वाली है प्राइवेट लोगों को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, राइट, और उन उसमें से मान लो 5 लोग जा रहे हैं। ठीक है, और उन 5 लोगों ने डिसाइड कर लिया कि कौन सबसे ज्यादा बिड करेगा, कौन सबसे कम बिड करेगा, कौन किस प्राइस पे बिड करेगा, और बाकी किसी पर्सन को उस बिडिंग प्रोसेस में ना वो एंटर होने दे रहे हैं, और उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि हम लोग इस तरीके से बिड करेंगे कि हम में से कोई एक जो है उसको वो उसको उस चीज का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, एंड बाद में वो एरियाज डिसाइड कर लेते हैं और अपने हिसाब से, अपने बेनिफिट के हिसाब से वो लोग सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कर लेते हैं। राइट, तो इसको क्या बोलते हैं कि जो भी बिडिंग का प्रोसेस है उसको टैम्पर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। तो joint ventures entered into by parties engaged in identical or similar goods or services shall not be presumed to have appreciable adverse effect on competition but judged by rule of reason। ठीक है, जो भी जॉइंट वेंचर्स रहते हैं जो एंटर्ड इनटू बाय पार्टीज, ठीक है, जो ऐसी पार्टीज के साथ एंटर होते हैं जिनके आइडेंटिकल या सिमिलर गुड्स और सर्विसेज रहते हैं, उनको हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि उनका एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन है, बट उनको नॉर्मल रूल से जज करेंगे हम। देन बिड रिगिंग टेक्स प्लेस। बिड रिगिंग कब होता है, कब होता है, जब जो भी बिडर्स होते हैं, बिडर्स मतलब क्या, जो बायर्स, हमने देखा ना कि जो बायर्स आते हैं जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसका जाएगा, उन्हीं को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कि बिडर्स। ठीक है, तो जो बिडर्स होते हैं वो कोल्यूड हो जाते हैं, मतलब एक साथ इकट्ठे आ जाते हैं एंड कीप द बिड अमाउंट एट अ प्री डिटरमाइंड लेवल। एंड जो भी बिड अमाउंट रहती है, राइट, जो भी बोली वो लोग लगाने वाले हैं उसको प्री डिटरमाइंड लेवल पे रख देते वो। जैसे कि अभी हमने देखा था कि वो लोग डिसाइड कर लेते कि किस प्राइस पे कौन बिड करेगा। सच प्री डिटर्मिनेशन इज बाय वे ऑफ इंटेंशनल मैनिपुलेशन बाय द मेंबर्स ऑफ द बिडिंग ग्रुप। जो भी बिडिंग ग्रुप रहता है उनका इंटेंशनल मैनिपुलेशन होता है ये चीज तक, क्योंकि इतना ये चीज तो तय है कि अगर 5 लोग गए तो 5 के 5 लोगों को तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने वाले हैं, उनमें से किसी एक को ही मिलेगा। तो 5 लोग ऐसे डिसाइड करके जाते हैं पहले से कि इन केस हम पांचों में से किसी एक को भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो फायदा हम पांचों का होना चाहिए, इस तरीके से वो लोग डिसाइड करके जाते हैं। तो इसको बोलते हैं इंटेंशनली वो लोग मैनिपुलेट करते हैं, और प्री डिटरमाइंड लेवल पे वो लोग प्राइसेस को भी प्री डिटरमाइन करके जाते हैं। बिडर्स could be actual or potential ones but they collude and act in concert। बिडर्स जो रहते हैं वो एक्चुअल भी रहते हैं और पोटेंशियल वंस भी रहते हैं, बट वो एक साथ आ जाते हैं एंड दे एक्ट इन कॉन्सर्ट, एंड एक साथ वो लोग एक्ट करते हैं जिसके वजह से ये जो बिडिंग की प्रोसेस है वो टैम्पर हो जाती है।
Bidding as a practice is intended to enable the procurement of goods or services on the most favorable terms and conditions. बिडिंग जो है वो एक ऐसी प्रैक्टिस है विच इज इंटेंडेड टू इनेबल जो भी गुड्स या सर्विसेज है उसको प्रोक्योर कर पाए बहुत ही मोस्ट फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशंस पे. इन्विटेशन ऑफ बिड्स इज रिजॉर्टेड टू बोथ बाय गवर्नमेंट एंटिटीज एंड प्राइवेट बॉडीज. ठीक है, जो बिड्स रहती है वो गवर्नमेंट भी लाती है और प्राइवेट बॉडीज भी बिड्स लेकर आती है. But the objective of securing the most favorable prices and conditions may be negated if the prospective bidders collude or act in concert. But ये जो bids वो लोग प्राइवेट या गवर्नमेंट एंटिटीज लेकर आ रही हैं, ये जो बिड्स वो लोग लेकर आ रहे हैं वो मोस्ट फेवरेबल प्राइसेस एंड कंडीशंस पे हो सकती है, पर नहीं होती है क्योंकि बिडर्स जो है वो एक साथ आ जाते हैं, राइट, एंड दे एक्ट इन कॉन्सर्ट एंड वो कंपटीशन खत्म करने की कोशिश करते हैं. Such collusive bidding or bid rigging contravenes the very process of inviting tenders. ठीक है, और ऐसी जो collusive bidding या bid rigging रहती है उसके वजह से क्या होता है कि जो पर्पस होता है, ठीक है, टेंडर्स को इनवाइट करने का, वो पर्पस फुलफिल ही नहीं हो पाता है. ठीक है, एंड इज इनहेरेंटली एंटी कॉम्पिटिटिव, एंड वो एंटी कॉम्पिटिटिव रहता है. दिस इज कॉल्ड एंटी कॉम्पिटिटिव. देन कुछ ऐसे कॉमनली अडॉप्टेड वेज जिससे बिड रिगिंग या फिर कोल्यूसिव बिडिंग होता है. ठीक है, किन किन तरीकों से बिड रिगिंग या कोल्यूसिव बिडिंग होता है. सबसे पहले ये देखते हैं कि अग्रीमेंट टू सबमिट आइडेंटिकल बिड्स. अगर 5 लोग हैं, राइट, और पांचों लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम सब लोग एक ही बिड देंगे, आइडेंटिकल बिड, सिमिलर बिड देंगे, ठीक है, तो फिर कंपटीशन वहीं खत्म हो गया. जब सारे लोगों ने इक्वल अमाउंट की बिड सबमिट किए तो वहीं पे कंपटीशन पहले तो खत्म हो गया, राइट. दूसरा उन्होंने क्या बोला है, अग्रीमेंट एज टू हु शैल सबमिट द लोवेस्ट बिड, अग्रीमेंट फॉर द सबमिशन ऑफ कवर बिड्स. ठीक है, कौन सबसे लोवेस्ट बिड सबमिट करेगा, कौन सबसे हाईएस्ट बिड, और कौन एक राउंड ऑफ बिड कि बस अब इसके ऊपर और कोई बिड नहीं करने वाला, दैट इज कवर बिड. ठीक है, नेक्स्ट आता है अग्रीमेंट्स नॉट टू बिड अगेंस्ट ईच अदर. अगर ऐसा अग्रीमेंट कर ले कि हम एक दूसरे के अगेंस्ट में बिड नहीं करेंगे, राइट. Then next comes agreements on common norms to calculate prices or terms of bids. ठीक है, ऐसा अग्रीमेंट कर ले कि बिड का प्राइसेस कैलकुलेट कर ले, बोलो कि ये पर्सन इस प्राइस पे बिड करेगा, ये पर्सन मैक्सिमम प्राइस कैलकुलेट कर ले जिस पे बिड होगा, एंड किस टर्म्स पे बिड होगा, कौन कैसे बिड करेगा. इन शॉर्ट पूरी जो बिडिंग की प्रोसेस है उसको पहले से ही डिसाइड करके जाए कि हम ये करेंगे, तुम ये करना. ठीक है, देन अग्रीमेंट्स टू स्क्वीज आउट आउटसाइड बिडर्स. जो बाहर के बिडर्स है उनको घुसने ही नहीं देना यहाँ पे, राइट. अग्रीमेंट्स डेजिग्नेटिंग बिड विनर्स इन एडवांस ऑन रोटेशनल बेसिस और ऑन जियोग्राफिकल और कस्टमर एलोकेशन बेसिस. ठीक है, अग्रीमेंट्स जो है डेजिग्नेट करना जो भी बिड विनर्स है, जैसे 5 लोग गए, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि तुम में से फॉर एग्जाम्पल 5 लोग है ABCDE. ठीक है, ऐसे 5 लोग गए, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ए विनर होगा. अब ए विनर हुआ तो उन्होंने देख लिया कि जो भी बिड विनर है वो एडवांस में ही डिसाइड कर लेंगे कि वो जो बिड विनर है वो जो भी जीतेगा उसमें सब कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, बाकी के जो बचे हुए 4 हैं उनको सब कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, उनके जियोग्राफिकल बेसिस पर, कस्टमर एलोकेशन बेसिस पर, रोटेशनल बेसिस पर, व्हाटएवर इट इज, राइट. तो अग्रीमेंट्स डेजिग्नेटिंग बिड विनर्स इन एडवांस ऑन रोटेशनल बेसिस और ऑन जियोग्राफिकल और कस्टमर एलोकेशन बेसिस, राइट. मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर गई बिडिंग की प्रोसेस में और मैं जीत गई, ठीक है, और मेरे और 2 दोस्त हैं, राइट, वो भी मेरे साथ गए थे, तो हम तीनों पहले से डिसाइड करके गए थे कि मानसी तू जीत जाएगी, तो तेरे जीतने के बाद तेरे को जो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा ना, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट या प्राइवेट बॉडी से जो भी काम मिलेगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, वो जब तुझे मिल जाएगा तो तू वो सब कॉन्ट्रैक्ट कर देना. मतलब उसमें से कुछ पार्ट हमें काम करने के लिए दे देना, कुछ पार्ट मुझे काम करने के लिए दे देना, ऐसे हम तीनों का फायदा हो जाएगा. ठीक है, जिस एरिया में मैं काम करता हूँ उस एरिया का मुझे दे देना, जिस एरिया में मेरा दूसरा दोस्त काम करता है उस एरिया में उसको दे देना, राइट. तो इससे क्या होगा, हम तीनों का फायदा हो जाएगा, राइट. सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि जो भी बिड विनर होगा वो रोटेशनल, जियोग्राफिकल या कस्टमर एलोकेशन बेसिस पर एडवांस में ही वो लोग अग्रीमेंट कर लेंगे, ऐसा. ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, लेट अस सी. कंसिडर अ सिचुएशन जहां पे 2 फर्म्स हैं M and Q.
बिड फॉर सप्लाइंग प्रोडक्ट्स टू अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एक बिड, राइट, बिड किया उन्होंने कि वो लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को कुछ प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे, विच हैज फ्लोटेड अ टेंडर फॉर द सेम। ठीक है, एक टेंडर निकला है, गवर्नमेंट टेंडर, जिसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को कुछ प्रोडक्ट सप्लाई करना है, जिसमें एम एंड क्यू दोनों ने पार्टिसिपेट किया। इन अ कॉम्पिटिटिव सिनेरियो, जो दोनों भी फर्म्स है, एम एंड क्यू, उन्होंने बिड सबमिट किए, कंपीटिंग बिड सबमिट किए। फिर लेटर, पहले उन्होंने क्या किया, एम और क्यू दोनों ने कंपीटिंग बिड्स को सबमिट किया। फिर लेटर ऑन उन्होंने क्या बोला कि ये जो फर्म्स है, इन्होंने डिसाइड किया कि फर्म क्यू जो है वो सबमिट करेगा सुपीरियर बिड, मतलब क्या, ज्यादा वाली जो बिड है, ज्यादा अमाउंट की बिड जो है क्यू सबमिट करेगा। firm Q will submit a bid superior to firm M, and that if firm Q is awarded the government tender, and firm Q जो है उसको अगर गवर्नमेंट टेंडर मिल जाता है, तो फिर इट विल सब कॉन्ट्रैक्ट पार्ट ऑफ द वर्क टू फर्म M। तो फिर वो जो वो जो टेंडर अब मिल जाता है फर्म Q को, तो उसका कुछ पार्ट का जो काम है, राइट, वो फर्म M को दे देगा। This conduct of determining the winner before the competitive process of bidding is considered illegal under competition law। और ये जो प्रोसेस है विनर को डिटरमाइन करने की, राइट, इसको हम लोग कंपटीशन लॉ में इलीगल बोलते हैं, बिकॉज फर्म एम एंड क्यू हैव अग्रीड नॉट टू compete फॉर द टेंडर। क्यों? क्योंकि फर्म एम और क्यू जो है दोनों पहले से डिसाइड करके गए थे कि हम लोग एक दूसरे के सामने compete ही नहीं करेंगे, एक दूसरे से compete ही नहीं करेंगे, thereby hampering competition। इससे उन्होंने competition को hamper किया। Here both the firms collude with each other, and if successful, they will earn extra illegal profits at the expense of government departments। ठीक है, एंड दोनों भी फर्म्स जैसा चाहते हैं वैसा अगर हो गया, और उसमें वो लोग उनके प्लान में, उनके अग्रीमेंट में वो लोग अगर सक्सेसफुल रहे, तो दोनों भी जो फर्म्स है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के कॉस्ट पे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एक्सपेंस पे वो लोग इलीगल प्रॉफिट्स कमाएंगे। इससे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का भी लॉस हो, गवर्नमेंट का भी लॉस होगा, इकोनॉमी का भी लॉस होगा, और कंज्यूमर्स का भी लॉस होगा, राइट। सो ये पूरा का पूरा जो था हमारा, दिस वाज अबाउट एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। नाउ जस्ट अ सेकेंड। अब ये जो एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट है, ये एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट दो तरीके के होते हैं। पहला होता है हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, जो दो या दो से ज्यादा कंपीटिंग बिजनेस के बीच में होता है, राइट। और वर्टिकल अग्रीमेंट जो होता है वो डिफरेंट लेवल्स पे होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर चॉकलेट बना रही हूँ और मेरे साथ में कोई एक्स कंपनी है जो चॉकलेट बना रही है, ये जो है, राइट, हम दोनों ने अगर अग्रीमेंट कर लिया कि हम लोग सेम प्राइस पे चॉकलेट्स बनाएंगे, और वॉट एवर वी डिड अग्रीमेंट, ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस इज हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट। ठीक है, जो सेम लेवल, सेम कंपीटिंग बिजनेसेस करते हैं, राइट। वर्टिकल क्या हो गया, एक बिजनेस बड़ा है एक छोटा है, दिस इज वर्टिकल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल, ऊपर नीचे डिफरेंट लेवल्स पे है, एक लेवल पे नहीं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट होता क्या है। अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर कंपीटिंग बिजनेस हाउसेस डीलिंग इन सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। ऐसे अग्रीमेंट्स जो दो या दो से ज्यादा कंपीटिंग बिजनेस हाउसेस के बीच में होते हैं, जो सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, राइट, उसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट। द पार्टीज आर ऑपरेटिंग एट द सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन चेन, और जो दोनों भी जो पार्टीज है वो सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन चेन में है। These agreements can be between टू मैन्युफैक्चरर्स, टू डिस्ट्रीब्यूटर्स और टू रिटेलर्स। ऐसे जो अग्रीमेंट्स है वो दो बराबर के मैन्युफैक्चरर्स के बीच में हो सकते हैं, दो बराबर के डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में हो सकते हैं, या फिर दो बराबर के रिटेलर्स के बीच में हो सकते हैं, राइट। तो हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट जो रहता है वो फर्दर चार उसमें डिवाइडेड है। हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट में सबसे पहला जो हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट आता है दैट इज प्राइस फिक्सेशन।
प्राइस फिक्सेशन में यहाँ पे एग्जाम्पल प्रिंट नहीं हुआ है, सो आई, जब मैं पीडीएफ नोट्स दूंगी तो उसमें आपको ये मिल जाएगा, राइट। सो प्राइस फिक्सेशन, सबसे पहला जो हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट होता है दैट इज प्राइस फिक्सेशन। प्राइस फिक्सेशन मतलब क्या, जब हम लोग फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने बताया मेरी चॉकलेट की कंपनी है और मेरी एक फ्रेंड है, राइट, उसकी चॉकलेट की कंपनी है, राइट, तो हम दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हम लोग सेम प्राइस पे चॉकलेट्स बेचेंगे, राइट। So that is called price fixation. Any agreement made between the persons which determines the purchase or sale price of goods or services. Predetermined हमने डिसाइड कर लिया कि इसी प्राइस पे मार्केट में अगर चॉकलेट्स फ्लो होंगी तो इसी प्राइस पे चॉकलेट्स फ्लो होंगी, इसके अलावा प्राइस पे नहीं होंगी, दैट इज प्राइस फिक्सेशन, राइट। जैसे हमने जब स्टार्ट किया था हमने कंपटीशन लॉ, तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मान लो हम लोग सब्जी लेने जा रहे हो और 10 सब्जी वाले बैठे हैं और 10 के 10 सब्जी वालों ने सोच लिया कि हम लोग एक ही प्राइस पे भिंडी बेचेंगे, राइट। सो वो क्या हो गया, वो भी एक एग्जाम्पल है हमारा प्राइस फिक्सेशन का। नेक्स्ट कम्स दैट इज मार्केट शेयरिंग। हमने ऊपर ही मार्केट शेयरिंग के बारे में पढ़ा है क्या, कि इन दिस एंटरप्राइजेस डिवाइड द मार्केट फॉर देमसेल्व्स ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरियाज, टाइप्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर प्रेफरेंसेस और एनी अदर सिमिलर मैनर। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब मार्केट शेयरिंग है कि एरियाज डिवाइड कर लेते कि इस एरिया में मैं डील करूंगा, उस एरिया में तुम डील करना। ठीक है, फिर चाहे वो जियोग्राफिकल एरिया के बेसिस पर हो, गुड्स या सर्विसेज के बेसिस पर हो, कस्टमर के प्रेफरेंस के बेसिस पर हो कि कस्टमर अपने एरिया में कौन से दुकानदार को ज्यादा पसंद करता है, कौन से दुकानदार के प्रोडक्ट्स को ज्यादा पसंद करता है, या फिर कोई भी दूसरा सिमिलर मैनर, उसके बेसिस पर मार्केट शेयरिंग हो सकती है। नेक्स्ट कम्स दैट इज बिड रिगिंग, ये भी हमने ऊपर ही पढ़ा। एनी अग्रीमेंट एंटर्ड बिटवीन पार्टीज और एंटरप्राइजेस which has the effect of eliminating or reducing competition or manipulating the process of bidding, it is called bid rigging. Bid rigging is also example of horizontal agreement, right? Next comes that is production control. ठीक है, next comes that is production control. ये भी हम लोग ऊपर देख चुके हैं। एनी अग्रीमेंट एंटर्ड बिटवीन द पार्टीज और एंटरप्राइजेस which limits or controls production, supply, markets, technical development, investment और provision of services, right? इसे this is called production control, right? लिमिट या कंट्रोल करते हैं प्रोडक्शन को, मार्केट को, सप्लाई को, टेक्निकल डेवलपमेंट को, इन्वेस्टमेंट को, सर्विसेज को, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन कंट्रोल। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट कम्स दैट इज वर्टिकल अग्रीमेंट। ठीक है, तो अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज ऑपरेटिंग एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन चेन। ठीक है, दो या दो से ज्यादा पार्टीज जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन चेन पे ऑपरेट करते हैं, ठीक है, उसे हम लोग वर्टिकल अग्रीमेंट बोलते हैं। यूजुअली ऐसे जो अग्रीमेंट्स रहते हैं, राइट, दीज अग्रीमेंट्स आर नॉट, ऐसे जो अग्रीमेंट्स रहते हैं वो एंटी कॉम्पिटिटिव नहीं रहते, रादर दे शैल बी treated as anti-competitive if they at any point of time have appreciable adverse effect on competition। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि जो वर्टिकल अग्रीमेंट है, राइट, वो यूजुअली एंटी कॉम्पिटिटिव नहीं रहते, लेकिन हम लोग उनको एंटी कॉम्पिटिटिव कब मानेंगे, अगर ऐसे अग्रीमेंट्स का जो कंपटीशन पे इफेक्ट है वो अगर अप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन को एडवर्सली इफेक्ट करते हैं ऐसे अग्रीमेंट्स, तो हम उसको एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट मानेंगे। देन next comes that is vertical agreements are further divided into following types। vertical agreements में नीचे दिए हुए कुछ टाइप्स आते हैं। सबसे पहले जो आता है that is टाइन अग्रीमेंट। टाइन अग्रीमेंट मतलब क्या, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको इस बॉटल के साथ में, राइट, दिख रहा है बॉटल, यस, इस बॉटल के साथ में आपको कंपल्सरीली टिफिन बॉक्स लेना ही लेना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास ऑप्शन नहीं, आपको ये बॉटल मिलेगी तभी जब आपको इसके साथ कंपलसरी आप टिफिन बॉक्स लोगे, भले आपको टिफिन बॉक्स चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग दैट इज टाइन अग्रीमेंट, राइट, इसको हम लोग बोलते हैं टाइन अग्रीमेंट। जब हम एक चीज के साथ कंपल्सरीली दूसरी चीज को एज अ प्री कंडीशन लगाते हैं कि आपको लेना ही पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड टाइन अग्रीमेंट। ठीक है, agreement requiring a purchaser of goods as a condition of such purchase
to purchase some other goods. For example, gas distributor requires a customer to purchase gas stove as a precondition to obtain connection of domestic cooking gas. ठीक है, जो गैस डिस्ट्रीब्यूटर है वो कस्टमर को बोलता है कि आपको एक गैस स्टोव परचेस करना ही पड़ेगा एज अ प्री कंडीशन, ठीक है, टू ऑब्टेन कनेक्शन ऑफ डोमेस्टिक कुकिंग गैस. अगर आपको डोमेस्टिक कुकिंग गैस का कनेक्शन चाहिए तो आपको कंपल्सरीली गैस स्टोव लेना ही पड़ेगा. ठीक है, तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ टाई इन अग्रीमेंट. नेक्स्ट आता है एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट. एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट मतलब क्या? इन दिस अग्रीमेंट सप्लायर रेस्ट्रिक्ट्स द परचेसर फ्रॉम अक्वायरिंग और डीलिंग इन एनी गुड्स और सर्विसेज अदर देन दैट ऑफ सप्लायर. जब जो सप्लायर होता है, ठीक है, वो फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटर को बोलता है कि तू सिर्फ मेरे ही गुड्स सप्लाई करेगा, किसी और डीलर के गुड्स को सप्लाई नहीं करेगा, किसी और सप्लायर के गुड्स को सप्लाई नहीं करेगा, तू सिर्फ मेरे ही गुड्स को सप्लाई करेगा. दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट. Thus, where a manufacturer asks a dealer not to deal in similar products of its competitors, either directly or indirectly, and discontinues the supply on the ground that dealer also deals in product of suppliers that is competitors goods. ठीक है, तो दिस इज एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट कि मैं राइट मैं अगर मेरा कोई डीलर है, राइट, वो डिस्ट्रीब्यूटर है फॉर एग्जांपल, और मैं उसको बोल रही हूँ कि कोई एक्स पर्सन है जो मेरे जैसा सिमिलर बिजनेस करता है, तो मैं उसको बोल रही हूँ कि तू सिर्फ मानसी के ही गुड्स को बेचेगा, आगे सप्लाई करेगा, उस एक्स पर्सन के गुड्स को तू सप्लाई नहीं करेगा, वो मेरा कंपेटिटर है. सो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट. नेक्स्ट कम्स एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट. एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट मतलब क्या? एनी अग्रीमेंट दैट टू लिमिट, restrict or withhold the output or supply of any goods or allocate any area or market for the disposal or sale of the goods, where agreement requires the distributor not to sell the goods of the manufacturer beyond the prescribed territory. Exclusive distribution agreement मतलब क्या? For example, मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ वाटर बॉटल्स बनाती हूँ, ठीक है, और मेरे ब्रांड के जो वाटर बॉटल्स है, राइट, वो एक डिस्ट्रीब्यूटर है, राइट, तो मैं उसको बोल रही हूँ, मान लो मेरे पास 4 डिस्ट्रीब्यूटर है, तो मैंने चारों ABCD चारों जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको बोला कि तू ये X एरिया पकड़ ले, तू Y पकड़ ले, तू Z पकड़ ले, तू C पकड़ ले. ऐसे मैंने उनको 4 एरियाज बांध दिए और उनको बोला कि तुम अपने पर्टिकुलर एरिया से बाहर जाकर इस प्रोडक्ट को नहीं बेचोगे. तो मैंने 4 डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए 4 अलग अलग एरियाज बांध दिए, और वो एरिया की प्रेस्क्राइब जो टेरिटरी मैंने उनको बोली है, राइट, उसके बाहर वो मेरा प्रोडक्ट नहीं बेचेगा. मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के एरिया में जाके प्रोडक्ट नहीं बेचेगा, राइट. इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट, राइट. जब हम एरियाज बांध लेते हैं कि इस एरिया में इस डिस्ट्रीब्यूटर की सर्विसेज मिलेगी, इस एरिया में इस डिस्ट्रीब्यूटर की सर्विसेज मिलेंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा होगा तो जब भी हम लोग ऑनलाइन कोई फर्नीचर मंगवाते हैं ना, तो जब हम लोग उसके इंस्टॉलेशन के लिए किसी को बुलाते हैं कि आप हमारे घर पे आइए, इंस्टॉलेशन करके जाइए, या वो दुकान को या कंपनी को हम लोग फोन करते हैं, तो उनके ऐसे स्पेसिफिक हर एरिया में ना ऐसे उन्होंने ऐसे टाई अप्स करके रखे हैं, ठीक है, और वो पर्टिकुलर मतलब एक सिटी में भी होगा तो एक सिटी में भी 5 उनके सर्विस प्रोवाइडर्स जो भी होंगे या 5 उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, तो वो हर डिस्ट्रीब्यूटर अपने ही एरिया में वर्क करेगा, राइट. कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के एरिया में आके वर्क नहीं करेगा. सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट. नेक्स्ट कम्स दैट इज रिफ्यूजल टू डील. ठीक है, रिफ्यूजल टू डील मतलब क्या? एनी अग्रीमेंट which restricts or is likely to restrict by any method the persons or class of persons to whom goods are sold or from whom goods are bought. For example, an agreement which provides that the franchisees will not deal in products or goods of similar nature for a period of 3 years from the date of determination of agreement within a radius of 5 kilometer from showroom. ठीक है, रिफ्यूजल टू डील अग्रीमेंट क्या होता है
कि फॉर यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया है उन्होंने कि जो भी फ्रेंचाइजीज होती है, राइट, फॉर एग्जाम्पल डोमिनोज है, ठीक है, इसकी अलग अलग जगह इसका शॉप खुलता है, राइट, तो इट इज अ फ्रेंचाइजी बिजनेस, राइट। तो डोमिनोज ने फॉर एग्जाम्पल जिस भी पर्सन ने डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ली उसके साथ में अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया इस चीज का कि जब भी तुम हमारे साथ में ये अग्रीमेंट जो है वो टर्मिनेट करोगे, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ अग्रीमेंट का मतलब होता है अग्रीमेंट जब भी खत्म करोगे, तो अग्रीमेंट खत्म करने के बाद में जिस जगह हमारा शोरूम है, जिस जगह हमारा शॉप है, राइट, उस जगह से 5 किलोमीटर के रेडियस में तुम हम कोई भी ऐसा ही सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकते। दिस इज रिफ्यूजल टू डील, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिफ्यूजल टू डील, राइट। बहुत बार ऐसा होता है ना, जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल ट्यूशन क्लासेस है उनके साथ में आपने अग्रीमेंट करते हो जब आप ज्वाइन करते हो कि जब भी, या फिर कोई भी ऑफिस है, राइट, जब आप ज्वाइन करते हो तो अग्रीमेंट करते हो कि जब भी आप छोड़ोगे उससे 2 साल तक आप इन जगह काम नहीं कर सकते, या फिर उसके 3 साल तक आप इतने एरिया में काम नहीं कर सकते, इस सिटी में काम नहीं कर सकते, तो ऐसा दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिफ्यूजल टू डील। नेक्स्ट कम्स दैट इज रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है कि मैं अगर फॉर एग्जाम्पल ये वाटर बॉटल बना रही हूँ मैं, ठीक है, मैंने बोला कि ये जो वाटर बॉटल है 500 रुपीज में बिकेगी, ठीक है, अब ये वाटर बॉटल पूरे इंडिया में कोई भी बेचे, ठीक है, मैंने बोला कि ये वाटर बॉटल 500 से कम में नहीं बिकेगी, 500 से ज्यादा में बेचना है बेचो, लेकिन इसका 500 से कम प्राइस नहीं होना चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, जहां पे जो मैन्युफैक्चरर है वो बताता है कि इस बॉटल को इतने प्राइस पे आपको बेचना है। तो एनी अग्रीमेंट टू सेल गुड्स ऑन कंडीशन दैट द प्राइस टू बी चार्ज्ड ऑन रीसेल बाय द परचेसर shall be the prices stipulated by the seller unless it is clearly stated that prices lower than those prices may not be charged. For example, cement dealer should not sell below the stipulated price. Moreover, Section 3 does not apply to the condition that are imposed by a person for the purpose of protecting his trademark, copyright, patent, design, जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्सेट्रा। जो सेक्शन 3 है वो कहाँ का अप्लाई नहीं होता है, जो भी ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है, इन केसेस में सेक्शन 3 जो है वो अप्लाई नहीं होता है। दैट अपार्ट the act does not restrict any person's right to export from India goods under an agreement which requires to exclusively supply, distribute or control goods or provision of theory and doctrine of relevant market, ठीक है। ये जो सेक्शन 3 है ये ऐसे किसी भी अग्रीमेंट को या किसी भी अग्रीमेंट पे अप्लाई नहीं होता, या किसी भी पर्सन को रेस्ट्रिक्ट नहीं करता एक्सपोर्ट करने से, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही देखा था जब हमने कार्टेल पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो हमने देखा था कि जो एक्सपोर्ट कार्टेल है वो उसके ऊपर कंपटीशन एक्ट नहीं लगता है, भले ही फिर वो एक्सपोर्ट जो है वो एक्सक्लूसिवली सप्लाई का हो, डिस्ट्रीब्यूशन का हो, ठीक है, कंट्रोल ऑफ गुड्स या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज का हो, नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारी जो लीगल बाउंड्रीज है वो खत्म हो जाती है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट। एंड दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ आ रहा हो जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। सो फॉर एनी डाउट्स, एनी सो फॉर एनी डाउट्स, कुछ भी अगर आपको इसमें डाउट रहता है, कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट lecture with another topic. So thank you so much and please do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you so much. Please do subscribe. Let's decode law.